अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। पंजाब को एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार की तर्ज पर चलाने की मनसूबाबंदी कर ली गई है, बल्कि मनसूबाबंदी क्या, अब तो चलाने के अमल का आगाज़ हो गया है। यानी बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर पंजाब के ऊपर अपने पंजे गाड़ दिए हैं और एक मरतबा फिर पंजाब को बनी गाला से बैठ कर चलाने की जो हिकमत अमली है उसको तय कर लिया गया है। और उन्हीं के हुक्म के ऊपर पंजाब में जो सूबाई कबीना है उसके अंदर उथल पुथल कर दी गई है और सिर्फ एक गैर मुंतखब रुकन को एडजस्ट करने के लिए मुख्तलिफ वजारतों के ऊपर जो है वो रंदा फेर दिया गया है और एक मुंतखब रुकन को वजारत से ना सिर्फ अलग कर दिया गया है बल्कि उनके साथ साथ कुछ और वजारतों में भी तब्दीली की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट तब्दीली है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगर किसी वजारत ने, किसी वजीर ने काम किया है, अनथक काम किया है, तो वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी। लेकिन बुशरा बीबी के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनके महकमे को भी ना सिर्फ तब्दील कर दिया गया है बल्कि उनकी जगह अख्तर मलिक साहब को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का कलमदान सौंप दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ एक और अहम शख्स की तैनाती हुई है और उस शख्स की तैनाती कौन कौन से गुल खिलाएगी इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले शरीफ फैमिली को जो सिक्योरिटी मिलती थी वो मौजूदा हुकूमत को यानी हुक्मरान इत्तेहाद को, जब वो माजी में भी हुकूमत में थे तब भी और अब भी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। माजी में भी जब इमरान खान साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में वज़ीर आला थे, तब भी शरीफ फैमिली को दी जाने वाली सिक्योरिटी को वापस ले लिया गया था। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब दोनों ने इक़्तिदार संभाला था मरकज़ में भी और पंजाब में भी, तो फिर उसके बाद इनकी जो सिक्योरिटी थी उसको बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब सूबाई वज़ीर दाखिला जनाब हाशिम डोगर साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि शरीफ फैमिली को दी जाने वाली सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अब उनकी सिक्योरिटी पर ममूर 500 जो पुलिस एहलकार थे उनको वापस ले लिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने दो और ऐलानात किए। एक, उनका यह कहना था कि मैं हर सूरत में अता ताड़ड़ को कॉफ़ी पिला के रहूँगा, यानी उनको किसी न किसी सूरत में मैंने जेल भेजना है और उनको जेल भेज के रहूँगा। और उसके लिए उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज कराने का फैसला किया है और ये मुकदमा अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है वो ये है कि GOR1 में जब वो रिहाइश पजीर थे बतौर सूबाई वज़ीर दाखिला और जिस वक़्त वो अपने ओहदे से हटाए गए तो वो वहाँ से जाते वक्त बाथरूम की टूटियाँ यानी नलके, पर्दे, कालीन और इस किस्म की दीगर टेबल लैंप, इस किस्म की चीज़ें उठाकर साथ ले गए हैं। लिहाजा ये सरकार के माल में चोरी के मुतरादिफ है कि आपने टूटियाँ बाथरूमों से उतार ली, पानी उत्थे वगी जा रहा है, कोई रोकन टोकन वाला नहीं है। इसके साथ साथ पर्दे उतार लिए, अब बाहर से सारा कुछ अंदर नज़र आ रहा है। अब ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, अगरचे वाक़तन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पर्दे लेके जाना, सोफ़े लेके जाना, फ्रिज लेके जाना, AC लेके जाना, ये वाक़तन चोरी के मुतरादिफ है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हरीफ को निशाना बनाने के लिए टूटियाँ चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देना भी एक बहुत ही ज़्यादा मज़े का खेज़ किस्म की सिचुएशन है। उसके साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया है और उन्होंने इस मामले को जोड़ा है शहबाज गिल साहब के साथ, क्योंकि शहबाज गिल साहब को इदारों के बारे में या उसके अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश में या बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसके नतीजे में उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उनको थाना कोसार में लेके जाया गया, जहां पर वो 2 दिन तक सरकार के मेहमान रहे और वहां पर उनसे पूछगिछ होती रही। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई, लेकिन आजकल वो चुके अडयाला जेल में मुंतकिल हो चुके हैं। लिहाजा ये वाली जो गिरफ्तारी है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब उसको हज़म नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि हफ्ते वाले दिन जब जलसा हुआ था इधर हॉकी स्टेडियम लाहौर में, तब भी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का ऐलान किया था और उन्होंने राना सनाउल्लाह को टारगेट नंबर 1 करार दिया। तो उन्होंने कहा था मैं इसके ऊपर ऐसा मुकदमा कायम करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना वो फांसी पर ही झूलेंगे, सूली पर लटक जाएंगे, इससे कम इनको किसी किस्म की सजा नहीं होगी। और साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि गैर कानूनी इक़दामात को किस तरीके से कानूनी रंग देना है ये मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं। अब इस बयान के बाद अगर उन्हीं की काबीना के वज़ीर दाखिला इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जनाब हमने टूटियां चोरी करने के इल्ज़ाम में अता ताड़ड़ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना है और फिर उनको इस बात का चैलेंज भी कर रहे हैं कि जनाब आप ज़रा पंजाब की हदूद में दाखिल तो हूँ, मैं आपको 1 कप कॉफ़ी पिला कर रहूँगा, तो इसका मतलब ये है
کہ पंजाब हुकूमत और इमरान खान साहब दोनों ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उस वक्त के जो है सूबाई वज़ीर दाखिला और इस वक्त के मरकज़ी वज़ीर दाखिला दोनों को अरेस्ट किया जाए और उनको जेल भिजवाया जाए। इसके साथ साथ चूँकि शहबाज गिल साहब वाला मामला इमरान खान साहब के गले की हड्डी है, क्योंकि इसके ताने बाने कहीं ना कहीं से होकर बनी गाला तक जाते हैं, लिहाजा इस कार्रवाई को रोकने के लिए और मुस्लिम लीग नून पर दबाव बढ़ाने के लिए हाशिम डोगर साहब का ये कहना है कि इदारों के खिलाफ सिर्फ शहबाज गिल ने बयान नहीं दिया, बल्कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लीडर, जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, ये भी इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ बयानात देते रहे हैं। लिहाजा अगर शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो क्या वजह है कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि मुकदमे को मुकदमे के साथ काउंटर करने की एक स्ट्रेटजी है जो डेवलप की जा रही है, और गैर कानूनी इक़दाम को किस तरह कानूनी रंग देना है ये उनके चीफ मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके साथ साथ हाशिम डोगर साहब जो मैंने आपको बताया ना वज़ीर दाखिला इस वक्त पंजाब में, और उनका ये मानना है कि जनाब ये जो इंक्वायरी का आगाज़ किया जा रहा है 25 मई के वाक़यात पर, इसके ऊपर भी हर तरह की कार्रवाई होगी और किसी को भी इस मामले में रियायत नहीं मिलेगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी लड़ाई इस वक्त शुरू होने जा रही है, बल्कि इस वक्त जारी है और उसमें शिद्दत आ रही है, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। मुकदमे भी होंगे, कार्रवाइयाँ भी होंगी, और उसके बाद ये जो बयानबाजी है या नफ़रतें हैं ये और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि हाशिम डोगर साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया है। उनका ये मानना भी है कि मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ और राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ पुरानी अनारकली थाना और गुजरांवाला में जो मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, उन दरख्वास्तों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और फिर उन मुकदमात के तहत मरीम नवाज़ साहिबा और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। और इस बात का इजहार तो फवाद चौधरी साहब भी खुद कर चुके हैं। उनका जनाब बनी गाला थे छापा पे आते सिर्फ जाती उमरा थे छापा मारेंगे, और छापा मारने का मतलब ये है कि उनके पास कोई ना कोई मुकदमा होगा। और ये जो 2 दरखास्तें दायर कराई गई हैं, ये बुनियादी तौर पर इसी वजह से दायर कराई गई हैं कि जिस वक्त ज़रूरत समझी जाए उसी वक्त फटाफट एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और उस मुकदमे के तहत एक गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। यही वजह है कि आईजी पंजाब साहब को मोना सलाई साहब के मातहत कर दिया गया। मोना सलाई साहब को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी गई है कि जनाब जौन सा SHO लगवाना है वो लगवाएं, जौन से SP लगवाना है वो लगवाएं, जौन से DSP लगवाना है वो लगवाएं, लेकिन हमें यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पैरों के नीचे ज़मीन गर्म होती नज़र आनी चाहिए, वो टपते फिरन है नज़र आना चाहिए। इससे हमारे सीने में ठंड पड़ेगी, और इस ठंड को डालने के लिए ये सारे का सारा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब वो मामला ये है कि एक तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ से वो जो रिट्रीट है वो नज़र आ रही है, और इस सारे मामले के अंदर जो मुसलसल एक खामोशी तारी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आपको मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता 2-3 दिन के अंदर से आप देखें, जुम्मे से लेकर आज के दिन तक, तो आपको सिर्फ 2 बंदे बोलते हुए नज़र आएंगे। एक आपको तलाल चौधरी बोलते हुए नज़र आएंगे, एक आपको मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बोलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई एक ऐसी कोई तवाना आवाज़ नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का जवाब दे सके। और दोनों लीडर्स चूँकि टॉप टीयर की लीडरशिप के अंदर शुमार नहीं होते, बदकिस्मती से, मैं उनकी लीडरशिप सलाहियतों पर शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको इमरान खान साहब के नैरेटिव का जवाब देना है, अगर आपको जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब बहुत ही ज़्यादा ब्लंट अंदाज के अंदर बात करते हैं और वो लोगों को अपने साथ मुसलसल मीडिया पर रहकर गुफ्तगू करते हुए, सहाफ़ियों के साथ ट्वीट करते हुए, ये मुख्तलिफ चीज़ें वो करते रहते हैं, इस चीज़ का जो फुकदान है वो मुस्लिम लीग नून में नज़र आ रहा है। अगरचे होना तो ये चाहिए कि जितनी ज़मीन यहाँ पर गर्म हो रही है उतने ही माहौल कम अज़ कम मरकज़ के अंदर इमरान खान साहब के लिए बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अलबत्ता इस बात की इतलात मिल रही हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से जो 9 हलकों के अंदर कागज़ात नामज़दगी दाखिल कराए गए हैं, अब हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला किया है कि इन 9 के 9 नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर इमरान खान साहब के जो कागज़ात नामज़दगी हैं उनको चैलेंज किया जाएगा, उन पर एतराज़ात दाखिल किए जाएंगे। ये एतराज़ात 17 से 20 अगस्त के दरमियान मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास दायर किए जा सकते हैं, और मुस्लिम लीग नून के और फेडरल गवर्नमेंट के ज़राए इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं
کہ عمران خان صاحب کی جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹ جو توشہ ریفرنس کے ذریعے سامنے آئے کہ جناب تحفے لیے ان کو بیچنے کے بعد وہ پیسے کچھ حصہ اس کا سرکاری خزانے میں جمع کرایا گیا اور باقی حصہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا گیا. اور دوسرا اس کے اندر جو پہلو آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کی طرف سے مس ڈیکلیریشن کا آ رہا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو جو متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کے سامنے ان جواز کے اوپر عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جائے گا. اب میرا یہ خیال ہے کہ کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے کی نسبت زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو ہرایا جاتا, کیونکہ اس سے یہ تاثر اس طریقے سے ڈیولپ ہوگا کہ حکومت عمران خان کو انتخابی میدان سے آؤٹ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں. کیونکہ اگر بالفرض محال ہم اس بات کو ایک منٹ کے لیے تسلیم بھی کر لیں کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے مسترد کر دیے گئے ہیں, تب بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ گنجائش ہوگی کہ متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے اپنے کاغذات نامزدگی کو بحال کر لیں اور اس کے بعد وہ مقدمہ آگے چلتا رہے, لیکن الیکشنز ہو جائیں گے. لیکن اس کے ذریعے عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک جواز آ جائے گا کہ جناب دیکھیں مجھ سے کس حد تک خائف ہیں, مجھ سے کس حد تک خوفزدہ ہیں کہ مجھے میرے کاغذات تک یہ جو ہے وہ نہیں رہنے دیے, اور دیکھیں عدالتوں نے مجھے کس طریقے سے ریلیف دیا, اور ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکتے. اس نیریٹو کا مقابلہ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میدان کے اندر ایک اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک اچھے طاقتور بیانیے کے ساتھ میدان میں اترا جائے اور عمران خان صاحب کا مقابلہ کیا جائے. کیونکہ اس طریقے سے تو عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کا کوئی بھی بندہ وہ اٹھ کے ان کو کھا جائے گا, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نظر نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب کے اندر اپنی جو گرپ ہے اس کو مکمل طور پر قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے کے پی کے اندر انہوں نے اپنی گرپ بنائی اور گزشتہ 10 سال سے وہ وہاں پہ حکومت میں ہیں. اسی طریقے سے وہ پنجاب کے اندر اپنی گرپ بنانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے پنجاب کو انہوں نے اب بہت زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے نئے انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پنجاب میں طاقت میں رہیں گے تب ہی وہ موجودہ حکومت کے لیے زیادہ مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں عمران خان صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں بھی جس طریقے سے وہ بنی گالہ میں بیٹھ کر عثمان بزدار صاحب کے ذریعے پنجاب حکومت کو چلاتے رہے, اور اس کے لیے فرح بی بی صاحبہ نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا, کیونکہ وہ جو چیزیں چل رہی تھیں, جو الزامات ہیں ان کے اوپر کہ جناب خواب آتا تھا بنی گالہ میں, بیگ آ جاتا تھا ادھر لاہور میں اور چیف منسٹر آفس میں, اور پھر وہ بیگ جو ہے وہ دوبارہ بنی گالہ میں پہنچ جاتا تھا, اور اس قسم کی چیزیں, ہیرے کی انگوٹھیاں, ڈیکلیریشنز اور اس قسم کی چیزیں ماضی کے اندر چلتی رہی ہیں. اب بھی بشرا بی بی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی خواہش کے مطابق پنجاب کے اندر تبدیلی کی گئی ہے, اور پنجاب کے اندر مختلف محکموں کے مختلف وزراء کے جو محکمے ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. اور یہ جو محکمے ہیں یہ پرویز الہی صاحب نے نہیں وزراء کو دیے تھے, کیونکہ یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور اس کے اندر مسلم لیگ کاف کا کوئی بھی بندہ نہیں ہے. وہاں سے جو لسٹ آئی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جناب یہ وزیر ہوگا, اس کا یہ محکمہ ہوگا, تو اسی لسٹ کے مطابق یہاں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. یعنی اس وقت بھی پنجاب کو بنی گالہ سے ہی چلایا جا رہا ہے. اب جو ریسنٹلی حکم آیا اس کی وجہ ایک جانب تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت پولیٹیکلی نہ صرف بہت زیادہ متحرک تھیں بلکہ بیماری کے باوجود بھی وہ پی ٹی آئی کے لیے فورتھ فرنٹ پہ رہی. یہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہے, آپ کو کوئی لیڈر اس طرح کا نظر نہیں آیا ہوگا. شفقت محمود صاحب ادھر جو ہے ایوان عدل سے آگے گئے ہیں, اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھا کے وہ لے گئے, وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے. یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں جو بیماری کے باوجود نہ صرف انہوں نے ٹیئر گیسز کا سامنا کیا بلکہ پولیس کو چکمہ دے کر آگے نکلنے کی کوشش کی. اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن اس کے باوجود وہ پولیٹیکلی متحرک ہم کو نظر آئی. لیکن اب ان کی اس وزارت کو تبدیل کر دیا گیا, اور اس کے بارے میں بھی یہی شنید ہے کہ جناب وہیں سے حکم آیا, اور وہ حکم آنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ غیر منتخب افراد کو منتخب افراد پر ترجیح دینا ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب کے دور کے اندر مرکز میں ہوتا رہا, اسی طریقے سے اب پنجاب میں ہو رہا ہے. ایک منتخب رکن ہے, اور وہ عثمان بزدار صاحب کی کیبنٹ میں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں. ان کا نام ہے راجہ یاسر ہمایوں صاحب. موجودہ پرویز الہی صاحب کا جو ٹینیور ہے یہاں پر راجہ یاسر ہمایوں صاحب کو
इमरान खान साहब के कहने पर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई थी। लेकिन इस मरतबा ये जो ताज़ा तरीन अहकामात सादर हुए हैं बनी गाला सरकार की तरफ से, उसके तहत राजा यासर हुमायूं साहब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत वापस ले ली गई है और ये वजारत एक गैर मुंतखब रुकन के हवाले की गई है। और आप जानते हैं वो रुकन कौन है? वो रुकन है डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, जो इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बराए सोशल मीडिया थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटे तो वो फिर इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम के हेड लगे और फिर उनकी बुशरा बीबी के साथ एक ऑडियो वायरल भी हुई, लीक भी हुई, जिसके अंदर वो बुशरा बीबी साहिबा उनको ये हदायत दे रही थी मुबैना तौर पे कि जनाब आप फलां फलां मामले को गद्दारी के साथ लिंक कर दें। अब डॉक्टर अरसलान खालिद साहब को सरकार पंजाब के खाते में डाल दिया गया है। उनकी तनख्वाहें, पर्क्स और प्रिविलेजेस पंजाब के ख़जाने से अदा की जाएंगी और उनको अकोमोडेट करने के लिए एक मुंतखब रुकन की वजारत की कुर्बानी दे दी गई है। उस बेचारे के पास अब कोई वजारत नहीं है। कल परसों तक देखते हैं कि उनको कौन सी वजारत मिलती है, कोई अगली वजारत मिलती भी है या नहीं मिलती, या खाली वो हूटर वाली गाड़ी और झंडा ही इंजॉय करेंगे। अलबत्ता डॉक्टर अरसलान खालिद साहब को पंजाब की अहम तरीन वजारत मिल गई है। और आपको याद है कि जिस वक्त डॉक्टर अरसलान खालिद साहब का ये नोटिफिकेशन हुआ था एज स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर PITB तब और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब भी मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि डॉक्टर अरसलान खालिद साहब पंजाब के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ITU जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, जो IT टावर के अंदर बनी हुई है, उसके ज़रिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्यम मचाया जा सकता है। IT इनफैक्ट इस वक्त PTI की अगर बैकबोन है तो वो बच्चे बच्चियाँ हैं जिनको 25-25 हज़ार महाना पर अकोमोडेट किया गया है, जो ये टूटें ठोकते हैं, ये जो ट्रेंड्स बनाते हैं। जब PITB उनके पास चला जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड उनके ताबे होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री उनके ताबे होगी, ITU उनके नीचे होगी, प्लान X और प्लान 9 जैसे 2 इंक्यूबेटर्स जो अरफा करीम टावर के अंदर काम कर रहे हैं वो उनके नीचे होंगे। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, अरसलान खालिद साहब पंजाब हुकूमत के खर्चे पर काम करते हुए यहाँ पर कितना ये सोशल मीडिया वाला गंद जो इस वक्त फैल रहा है इसको कितना ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। और मामला वही है कि हमने सिर्फ पंजाब को चलाना है अपने बंदों के ज़रिए। परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो बेचारे इंतहाई हद तक कासा लेसी कर रहे हैं कि जनाब मुझे ना छेड़ना, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब पंजाब को किसी भी सूरत परवेज़ इलाही साहब के हवाले नहीं कर सकते, इसलिए कभी शफकत महमूद साहब को कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी जाती है ब्यूरोक्रेसी के साथ, कभी फवाद चौधरी साहब की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि प्रोसिक्यूशन, होम और पुलिस को फवाद चौधरी साहब देखेंगे। और अब अरसलान खालिद साहब आ गए हैं जिन्होंने IT, PITB, ITU और ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको देखना है। लिहाजा परवेज़ इलाही साहब के पास अगर वर्किंग के तौर पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही बचते हैं जिसके ऊपर बैठ के वो काम करेंगे, और इसके अलावा उनके पास किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। तकर्रर तबादले वो कर नहीं सकते, उसके लिए भी उनको इमरान खान साहब की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसके लिए भी वो कुछ काम नहीं कर सकते, या कि यहाँ पर हाशिम डोगर साहब हैं जो बराह रास्त इमरान खान साहब को जवाब दें। परवेज़ इलाही साहब के पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जनाब वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय करें और वहाँ पर मरकज़ के अंदर जो बैठे बनी गाला में बैठकर इमरान खान साहब ही हैं जो ये पंजाब की सारी हुकूमत भी चलाएंगे। और यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे वाले मामलात हैं, यहाँ पर जो सोशल मीडिया की गिमिक्स है, तरक्याती फंड्स हैं जो उन्होंने जारी करवाने हैं, ये सारे के सारे मामलात इमरान खान साहब मरकज़ में बैठ के देखेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।